अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुआ मुर्तज़ा इकबाल। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपका गांव मोहल्ला आज दिल्ली के मोहल्ले में है। सबसे खुशी की बात है कि आज आप हम प्रवासियों के बीच में आए हैं और हमारी दुख दर्द को भी आज शायद आप जानेंगे कि हमने क्या इस लॉकडाउन में भी दुख दर्द किया था। लेकिन आपने पहला सवाल किया है कि क्या बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। बदलाव तो ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, हर इंसान के लिए बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि आरजेडी की सरकार रही और ये जेडीयू की सरकार जब भी किसी चीज़ में विफल होती है तो बार बार वो आरजेडी को बदनाम करती है। और यही सेम काम बीजेपी कर रही है कांग्रेस को बदनाम करने का। जब भी कोई काम करने की बात आती है तो पहले वो ख़राब है तब मैं अच्छा हूँ। आज तक इसमें ये बात नहीं आई कि मैं कैसे अच्छा हूँ, मैं आपके लिए कैसे डेवलपमेंट करूँ। ये चीज़ नहीं देखा मैंने। एक कंपटीशन होनी चाहिए था। हम लोगों ने एक उम्मीद में एक मैंडेट के साथ धोखा किया। बताइए, नीतीश कुमार बीजेपी में जाके घुस गया जबकि उसका एक ऑन रिकॉर्ड असेंबली में एक अनाउंसमेंट था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। सोचना चाहिए इंसान को कि फेंके हुए थूक है ये, कि मैंने जो बोला मैं उस शब्द को दोबारा मैं फिर कैसे एक्सेप्ट करूं, ये सोचने वाली बात है। सर देखिए, बीजेपी को फ़ायदा होगा एमआईएम से, ये एक यूज़ टू हो गया है। पहले कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा बनाया कि कैसे एक हैदराबाद में एक एमआईएम डेवलप के नाम से जानी जाती है। आप हैदराबाद को देखिए, अगर हैदराबाद से हम लोग क्या कहते हैं कि बिरयानी वाली पार्टी है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वहाँ एक साइबर हब भी है। क्यों नहीं बोला कि साइबर हब की वो पार्टी भी आई है, वो हैदराबाद है जहाँ पे साइबर हब है, लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, किसी ने नहीं बोला। और आप कहते हो कि बीजेपी का एजेंट है। बताइए, आज ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस, वहाँ के हॉस्पिटल, आसवा हॉस्पिटल या जितने भी आप हेल्थ सेक्टर से लेके एजुकेशन सेक्टर, सबसे बेसिक बुनियाद चीज़ है, वो चीज़ पे वो काम कर रहा है। और उनके 7 एमएलए हैं अगर, तो वो 7 एमएलए 70 एमएलए पे भारी है। आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप हमेशा बरगलाने के लिए बीजेपी का एजेंट कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंट कैसे हुआ वो तो वहाँ बीजेपी को हरा के वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ है ना। विकास नाम अब एक तरह का ऐसा हो गया कि मजाक बन चुका है। हाँ, विकास हुआ है। मैं जाता हूँ, साल में एक बार वो रोड बनती है, दोबारा बनते मैं देखता हूँ। मैंने इससे पहले भी एक रोड को बनते हुए देखा। मैं 5 साल बाद भी देखता था कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा है। बनेगा तब जब जो उखड़ेगा, जब ख़राब होगा। वो बनता भी है, टूटता भी है। मैंने महलें भी देखा, हॉस्पिटल की महल, स्कूलों की महलें देखा मैंने। क्यों? क्योंकि उसमें बुनियादी बात यह है कि अगर जो विजनरी होगा, जो एक विजनरी एमएलए होगा जिसके अंदर विजन होगा ना, तो पहले वो हॉस्पिटल बनाएगा, उसके बाद वो डॉक्टर का इंतजाम करेगा कि कितने पेशेंट हमारा देख लेगा, कि मतलब कैसे कितने डॉक्टर्स रखे जो हमारे पेशेंट कवर हो जाए। एक विजनरी पॉलिटिशियन का ये विजन होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि हॉस्पिटल तो बनी हुई है माशाल्लाह, सारे लोग बिल्डिंग दिखा रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं दिखा रहा है। हॉस्पिटल से फ़ायदा किसको हुआ है? नेता को, ठेकेदार को। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर होता तो फ़ायदा आम जनता को होती, लेकिन अभी आम जनता का काम ही नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नफीस आलम बहादुरगंज प्रखंड से हूँ। देखिए, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है और बदलाव ख़ास तौर पर इस बात से ज़रूरी है कि जब तक हमारे यहाँ बदलाव नहीं होगा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम बदलाव ज़रूरी है। आज 15-20 साल से हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने एक ही जाना है कि एक सिर्फ कांग्रेस को या एक चीज़ को जो है वोट देते रहे हैं, चाहे वो गठबंधन से हो या कैसे भी हो। लेकिन कभी जो है हम लोगों ने और कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन आज तक हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सड़क वैसी रहा, अच्छा एजुकेशन भी वैसी रहा। बाकी जो है अब हमारे पास एक ऑप्शन आया है एमआईएम की तरफ से, तो हमें जो है बदलाव लाने चाहिए और एमआईएम को लेकर आना चाहिए। मैं गांव मोहल्ला का टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम प्रवासी लोगों के बीच में दिल्ली आए। मैं उसके लिए बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जहाँ तक आपका सवाल है, उस मामले में कुछ बोलना चाहूँगा कि मौजूदा जो सरकार है उसको तब्दील करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। मेरी राय जो है कि भाई तब्दील होनी चाहिए, क्योंकि मैं विगत 15 साल से उस सरकार को देख रहा हूँ। वो लोग कुछ नहीं कर रहा, जनता को ठगने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार एक एजुकेटेड पर्सन था, लोगों को उससे बहुत उम्मीदें थी कि एक टेक्निकल पर्सन है, बहुत टेक्निकल फील्ड में भी बहुत काम करेंगे, लेकिन उस लाइन में भी वो सरासर विफल दिख रहे हैं। जहाँ आज मैं देख रहा हूँ कि आप नोएडा को ले लो, गुड़गांव को ले लो, फरीदाबाद को ले लो, वहाँ की जो प्रतिनिधि हैं
अच्छे अच्छे आईटी इंडस्ट्री कंपनी को बसाया, उसको उस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, उसको आश्वासन दिया कि आप अपनी टीम को लेके, अपनी कंपनी को लेके यहाँ आइए, मेरे तरफ से पूरी तरह सहायता रहेगा। लेकिन आज पलटू राम, जो नीतीश कुमार को जो पलटू राम का नाम दिया गया है, वो आज तक एक बनियान का फैक्ट्री पटना में नहीं बिठा पाया। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, इसलिए एजुकेशन फील्ड पे या टेक्निकल फील्ड पे या प्रोफेशनल लाइन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, और सब बातें तो हो चुकी है। तो आप क्या आपको लग रहा है कि 15 साल में पलटू राम ने वहाँ के लोगों को कि माइग्रेशन कैसे रुके, उसको माइग्रेट नहीं हो उसके लिए क्या किया? आईटी इंडस्ट्री बैठाया या फैक्ट्री लगाया, या फिर वहाँ पे जो मतलब इंडस्ट्री बनाने के लिए प्रोफेशनल लाइन में भी, वो एजुकेशन लाइन में भी कोई काम नहीं किया। न कोई अच्छा इदारा बनाया कि जिससे वहाँ के लोग अपने घर पे रहकर अच्छा तालीम हासिल कर सके और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कंपनी में जॉब कर सके। और वो भी प्रोफेशनल कंपनियाँ बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? और दीगर शहर सिटी डेवलप कर चुका है। आप मान लीजिए नोएडा आपके सामने में बना है, गुड़गांव आपके सामने में बन रहा है, तो क्या वहाँ इस तरह की सुविधा वहाँ पे नहीं हो सकती अपने बिहार में? तो मैं इस मामले में कहूँगा कि सरकार पूरी तरह से विफल है, शिक्षा में तो विफल है ही, और रोजगार का तो कोई बात ही छोड़ दीजिए। आज वहाँ से कम 20 से 25 लाख लोग माइग्रेट होकर करके देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के काम कर रहे हैं। किस तरह से किस हालात में काम कर रहे हैं उससे वो अनभिज्ञ हैं, उससे अनअवेयर हैं। वो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो न किसी भी मामले को सेगमेंटेशन करना पड़ता है कि मैं किस किस सेक्टर पर काम करूँगा। एजुकेशन सेक्टर है, माइग्रेशन मतलब रोजगार का क्या मामला है, बिजली का क्या मामला है, कम्युनिकेशन का क्या मामला है, उसको आप सेगमेंट कीजिएगा ना। आज 10 साल से सिर्फ आप बिजली पे ही वोट मांगे जा रहे हो जनता से कि मैंने बिजली को सुधार दिया। भाई आप 10 साल से क्या बिजली के बिहार पे वोट मांगेंगे? आप शिक्षा का क्या मामला है? आप स्कूल का मामला देखिए, लंबी लंबी भवन बन गई है, बड़ी बड़ी भवन बन गई है, छात्रावास बन गया है, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट है? प्राइवेट स्कूल में क्यों बनता जा रहा है? फिर अगर आप अच्छी तरह अगर वहाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन दीजिएगा। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अभी एक देश का बर्निंग इशू भी है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने क्या क्या तकलीफ़ें फेस की, क्या क्या परेशानियाँ फेस किया, मैं उस पर थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूँगा। मैं उस ड्यूरेशन में दिल्ली में ही था, तो लोगों का अचानक से फरमान जारी किया जा रहा है कि भाई लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो जहाँ वहीं रहें। किस हालत में रहेंगे उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, आप जो जहाँ है वहीं रहें। जब शुरुआत में जब कोविड-19 का इशू आया, केसेस आने लगे, शुरुआत में बहुत ही कम थे और भी दीगर क्षेत्रों में कम था। उसको प्लानिंग के तहत अगर वो लॉकडाउन लगाते हैं कि भाई कुछ लोगों को एक स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बसेस के द्वारा जो लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं उसको शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो जहाँ है वहीं रहें। उसका मैं अब आपको कहानी बता रहा हूँ। मैं जब दिल्ली के कुछ जगहों पर जाने का मौका मिला और अपने लेवल पे कुछ मदद भी किए, मैंने लोगों को देखा कि 4 दिन से 5 दिन से भूखा प्यासा एक कमरे में 13 से 15 आदमी, और बाहर जाने पर पुलिस का डंडा, खाने के लिए अगर कुछ सामान के लिए अगर बाहर जाए तो पुलिस का डंडा। मैं आपको क्या क्या कहानियाँ बताऊं। मतलब लॉकडाउन में एक ऐसा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, आम जनता को, जो सक्षम लोग थे तो जो भी बड़े बड़े घर में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में, तो वो तो कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ हो, लेकिन हम जैसे लोगों का, जो प्रवासी लोग हैं, जो छोटे छोटे कमरे में 5 से 10 लोग रहते हैं, उसके साथ क्या दुश्वारियाँ आई, मैं उसको गिनाऊंगा तो कम से कम 2-4 से 5 मिनट लग जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार उनको बदलने की ज़रूरत है। और आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी, वहाँ के विधायक के बारे में कहा जाता है कि वो उसके जो लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उन्हें विकास पुरुष के तौर पर कहते हैं। अभी एक साहब बता रहे थे कि वो 4G विधायक के नाम पे जाने जाते हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति अगर वाकई में काम किया है तो क्या ऐसे लोगों को बदलने की ज़रूरत है? नहीं, बेशक अगर वो काम किए, वहाँ के लोग, जनता अगर उससे मुतमईन है, उसके काम से अगर खुश हैं, तो लोग 4G क्या 5G बोले। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि कुछ लोग, सीमित लोग जो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो जो एक विधानसभा क्षेत्र में कितना होंगे, 100, 150, 500 आदमी होंगे, वही लोग ये पॉइंट को उजागर कर रहा है और बोला कि फेसबुक में डालो, काम कर रहा है फेसबुक में डालो। 4G विकास का नाम एकदम घोषला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी आवाज़ जहाँ तक आपके चैनल तक पहुँच रहा है, मैं सभी को आदाब करता हूँ और बिलखुसूस आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आप कम वक्त में दिल्ली में आए हैं और यहाँ हम जो प्रवासी लोग हैं उनकी राय जान रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक सवाल आपने किया निहाल अख्तर बयामी साहब, पता नहीं आप कैसे कैसे तीखे सवाल करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का मुतमिन से जवाब दूँ। 1 से 11 भी हो सकता है, 111। फ़िलहाल तो हमने 50 पर अभी ऐलान किया है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम अर्धशतक लगाएंगे।
खारिज कराएंगे। लेकिन लगातार अख्तर ईमान साहब की तरफ से ये पहल की गई कि साहब हमें गठबंधन के साथ लिया जाए। क्या वजह रही कि आज तक समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक के अलावा किसी ने आपको गठबंधन में रखा नहीं? आखिर क्या ऐसी कमी है आपके अंदर? देखिए, कमी हमें नहीं है जी, हमें इस्तेमाल तो कर सकता है, हमें हक नहीं देना चाहता है, बराबरी का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता है, बस इतनी ही बात है। लेकिन एमआईएम को लेकर ये कहा जाता है, तमाम पार्टियां यही कहती है कि भाई अगर एमआईएम को अपने हिस्से में लेंगे तो जो हिंदू वोट्स हैं वो हाथ से निकल जाएंगे, और कहीं ना कहीं एमआईएम और जो वाकई में जो काम कर रही है दरअसल वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ये पुराना एलिगेशन है और अब भी ये एलिगेशन लग रहा है। देखिए, ये एलिगेशन तो आप खुद सहाफ़ी हैं और ये एलिगेशन अब चलने वाला नहीं है। एमआईएम जहाँ अगर काम कर रही है, आप हैदराबाद ले लें या महाराष्ट्र में ले लें, इम्तियाज़ जलीली साहब ले लें, इस तरह के जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलीली साहब जिस अंदाज़ में काम कर रहे हैं, और आप सहाफ़त के दुनिया में आप लोग साफ़ी लोग हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये विपक्ष वाला इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाए तो फिर उसकी रोटी कैसे पकेगी? ये इल्ज़ाम अब नहीं, ये कोई इस पर कोई। अच्छा, एक अहम चीज़ और समझनी है, जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कई संभावित प्रत्याशी हैं। जाहिर है हर आदमी का अपना दावा है कि हमें सीट मिलेगा। क्या अख्तर ईमान साहब इन तमाम चीज़ों को, तमाम लोगों को कर पाएंगे एक जगह? अरे भाई, ये तो खुशी की बात है। आप समझिए ना कि हमारे इतने प्रत्याशी और जगह में, आप देखिए, मैं खुल के आपको कर रहा हूँ, आप अगर बिल्कुल सीमांचल में है, हर जगह एक ही है, कोई दूसरा है नहीं। अब मैं अगर ज़माने से लूँ, आपको अगर मैं इशारा करूँ अमूर में, मस्तान साहब आज अगर कांग्रेस का कोई भी अगर वहाँ उभरा हो, आपको अगर मुस्तकबिल में कोई नज़र नहीं आ रहा है, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए आप। अच्छा कि आपने अमोर विधानसभा की बात की, लेकिन अमोर विधानसभा में जब से अख्तर ईमान साहब के चुनाव लड़ने की बात चल रही है, सियासी गलियारों में चर्चा है और सोशल मीडिया में लगातार ये चीज़ें आ रही है कि मजलिस के जो संभावित प्रत्याशी हैं धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं उसके जवाब इस अंदाज में दूंगा। आप क्रिकेट का खेल देख रहे हैं, क्रिकेट में 11, 12, 15 जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें से सभी में काबिलियत होता है। अगर जो अध्यक्ष जब सब मिल करके जिसको कैप्टन बनाता है तो वो पूरी टीम को लीड करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हालात होता है कि कैप्टन को मैदान में उतरना पड़ता है कि जीत कैसे हो, उबर खाबर मैदान होता है या विपक्ष वाला टीम कैसा है। इसी तरह से अमोर का विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ से अभी आप पीछे देखोगे अमरों का आम लोग और पढ़े लिखे लोग आए थे अख्तर ईमान साहब को कि आप आइए। आए नहीं थे, उनको बुलाया गया था, ऐसा एलिगेशन है। देखिए, फिर मैं वही कहा हूँ, एलिगेशन तो होगा, लेकिन आपको मैं अगर नाम गिनाना चाहूँ, आपके विरोधियों का ये कहना है कि साहब जो लोग आए थे उनको आने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया था, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया था, पूरी प्लानिंग थी और पिछले 3 महीने से मेहनत चल रही थी। देखिए, सियासत में हर तरह, अगर मैं कहूँ कि नहीं है वहाँ के लोग, अगर मैं नाम लेना चाहूँ, चलिए हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस लोकसभा में अख्तर ईमान साहब को बहुत ज़्यादा वोट जहाँ से नहीं मिला, वहीं से फिर रिपीट करना, किस्मत आजमाना कहीं ना कहीं जोखिम भरा नहीं होगा ये? वो कहते हैं ना आपको निहाल साहब कि हारी हुई बाजी जीतना हमें आता है तो यही बात आप समझ लीजिए कि वहाँ का लोग खुद जाकर के, वही बात आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लोग गए और कहा कि साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें गलतफहमी का शिकार किया गया, अब हम समझ चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक खास बात ये हुआ, लोग सियासत, तालीम और सेहत के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। आप देखे होंगे निहाल साहब, आप खुद यहाँ से दिल्ली से तालीम हासिल, क्या आप 20 साल 25 साल या 15 साल या 10 साल पहले ऐसे कोई सहाफ़त या सीमांचल की कोई गुफ्तगू होती थी? आज आप खुद इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हालात बदल चुका है। बिहार की सियासत में बहुत उथल पुथल होने वाली है और हमारी पार्टी जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम। लेकिन देखिए, मजलिस के आप एक जिम्मेदार हैं, इसलिए आपसे मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या अख्तर ईमान साहब का चुनाव लड़ना ज़रूरी था या जिन उम्मीदवारों को वो उतारने की पहल कर रहे थे उनको लड़वाना ज़रूरी था? मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ। हालात पर डिपेंड करता है कि अख्तर ईमान साहब को इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है या नहीं है। वहाँ के स्वार्थी इसलिए लड़ रहे हैं? नहीं, स्वार्थी नहीं है, बल्कि अगर स्वार्थी नहीं है तो कैसे ये समझा जाए कि देखिए साहब, अभी तो पार्टी, देखिए, अगर वो स्वार्थी होता, बहुत सारे लोग पलट के, बहुत सारी पार्टियां हैं तो वो पलट करके आरजेडी, मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को भी पता हो कि आरजेडी में और पार्टियों में जाते, आज वो मंत्री होते और कुछ ओहदा हो जाता, एमएलसी हो जाता। अख्तर ईमान साहब ने एक पार्टी को खुद साथ ये किया और अब आप देखिए, शिकस्त के बाद भी आज अख्तर ईमान का कद नहीं बल्कि कदावर वो कहलाते हैं। आप लोग खुद देखें उसका टीआरपी या उसकी जो अवाम की भीड़, ये अलग बात है कि हमें एक छोटी सी जीत मिली है, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कामयाबी एक दिन में नहीं मिलते है। आप ही की बात पर मैं आता हूँ, आपने कहा कि छोटी सी जीत मिली है, क्या उस जीत को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी? उस जीत को रिपीट करने के लिए जाहिर है कहीं ना कहीं अख्तर ईमान साहब का वहाँ होना बहुत ज़रूरी था। 22 में आपका कद्दावर कैंडिडेट है, बहादुर में आपका कैंडिडेट मजबूत है, अमोर में आपका कैंडिडेट मजबूत है, तो ऐसे में उनका चुनाव लड़ना, मैं आपको जवाब दे चुका ना कि वो डिपेंड करता है वक्त पर कि कहाँ से कैसे, कभी कभी कैप्टन को भी उतरना पड़ता। मेरा जवाब वही है कि चलिए अब हम आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
क्या आपके विधानसभा में भी बदलाव की ज़रूरत है? हमारे विधानसभा नहीं साहब, पूरे बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। आप सिर्फ हमारे विधानसभा कोचाधामन में तो बिलखुसूस ही ज़रूरत है। क्यों भाई? हैं? क्यों? कोचाधामन में इसलिए भी ज़रूरत है कि आप देखिए, मैं खुद कोचाधामन से हूँ, तो पूरा सीमांचल या किशनगंज में कोचाधामन से हूँ। कोचाधामन में क्या हुआ? तामीरात से कुछ नहीं होता निहाल साहब, तालीम से होता है। आपको याद होगा इंसानी स्कूल में किसी ज़माने में घास फूस का स्कूल होता था, लोग अच्छे तालीम हासिल। आज किसी भी स्कूल में, आप गवर्नमेंट स्कूल में देखिए, तामीरात तो हो रहा है। तामीरात से क्या होता है? तालीम होना चाहिए। हमें रोड, ये रोड आपको मैं तस्लीम साहब से लेकर अख्तर साहब तक देखूं तो उस वक्त कोचाधामन में कहीं रोड की ज़रूरत ही नहीं थी, सारा काम हो चुका था, सिर्फ रिपीट कहीं कुछ करना था। आज भी सिर्फ हमें यही रोड 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 देखा रहा। हमारे यहाँ सेहत कुछ है, हेल्थ के बारे में कुछ नहीं हो रहा, कहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं। और ख़ास मुद्दा ये है कि साहब, ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो NRC, NPR, CAA, जो इसके विरोध में, क्या सिर्फ यहाँ की वहाँ के अक़लियत, मतलब वहाँ तो मुसलमान अक्सरियत में है, लेकिन मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हर वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाएगा, इस तरह के कानून, इस तरह में लेकर के लोग विश्वास करके एक उम्मीद के साथ नहीं, लालू प्रसाद को छोड़ के नीतीश कुमार के साथ जुड़ा साहब, विश्वास करके, लेकिन आपने उस विश्वास में विश्वासघात किया है। अवाम जाग चुकी है, अब आप अवाम आपको उसका